ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड सेरेमनी में जाकर शहबाज और मुनीर चौड़े होकर घूम रहे थे, लेकिन मुनीर शहबाज के साथ खेल हो गया, क्योंकि ट्रंप के गाजा प्लान में शामिल होकर एक तरह से पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दे दी। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गाजा में इजराइल के अंडर काम करना होगा। पाकिस्तान में इसको लेकर लोग बहुत फायर हैं, गुस्सा है भाई, क्योंकि वो तो इजराइल से नाराज रहते हैं। अब उनके यहां का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के जूते में पॉलिश लगाने के चक्कर में उसी इजराइल के साथ काम करने को तैयार है। इमरान खान की पार्टी इसका विरोध कर रही है। पाकिस्तान में दूसरी विपक्षी पार्टियां इस फैसले के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर तो शहबाज शरीफ और मुनीर का मजाक उड़ रहा है, मीम्स बन रहे हैं, बाढ़ आ गई है मीम्स की। यानी ट्रंप के चक्कर में जो पड़ रहा है उसकी क्लास लग जा रही है। लेकिन हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह समझ में नहीं आता, वो भी ट्रंप की लाइन ही बोलते हैं। जैसे राहुल गांधी, ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था तो राहुल गांधी वही बात दोहरा रहे थे। अब राहुल गांधी ने फिर से डेड इकोनॉमी की बात की। मतलब इतना डेड इकोनॉमी को लेकर मजाक बन गया इनका। दुनिया भर से रिपोर्ट आ रही है, दुनिया में तारीफ हो रही है। राहुल गांधी को लगता है कि भाई मैं कैसे, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे गलत हो चाहे सही। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 50% टैरिफ और अनिश्चितता भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जॉब्स जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और घटती मांग हमारी डेड इकोनॉमी की सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ना कोई मदद की, ना कभी टैरिफ पर कुछ कहा, जबकि 4.5 करोड़ नौकरियां और लाखों बिजनेस दांव पर लगे। मोदी जी, आपकी जवाबदेही है, प्लीज इस मुद्दे पर ध्यान दें। डेड इकोनॉमी का जो नैरेटिव राहुल गांधी चला रहे हैं, उस नैरेटिव की पोल दुनिया खोल दे रही है, क्योंकि दुनिया खुद कह रही है कि भारत नंबर 1 बनने जा रहा है और भारत अनस्टॉपेबल है, कोई नहीं रोक पाएगा। आज की डेट में ग्लोबल गेम ऐसा पलटा है कि ट्रंप से भिड़ने के लिए पूरी दुनिया भारत का नाम ले रही है, और जो भी देश ट्रंप की नीतियों से प्रभावित हैं उन सबको भारत का ही सहारा दिख रहा है। जैसे आप देखिए, भारत और यूरोप के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसमें नॉर्वे शामिल नहीं है, फिर भी नॉर्वे गदगद है कि भारत की ईयू के साथ ट्रेड डील से पूरे इलाके का फायदा हो जाएगा। ईयू में नॉर्वे, यूके, स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल नहीं है, फिर भी ईयू भारत की ट्रेड डील को ऐतिहासिक बता रहा है, माइलस्टोन बता रहा है, मील का पत्थर बता रहा है। कनाडा जैसे देश जिनका भारत के साथ बड़ा टकराव रहा हाल पिछले कुछ समय में, वो ट्रूडो के समय, वो भी मान रहे हैं कि भारत को साथ लिए बिना दुनिया नहीं आगे बढ़ पाएगी भाई। यूरोप से लेकर कनाडा तक सारे देश भारत का कैसे नाम ले रहे हैं, सुनिए एक बार। एक भारतीय के तौर पर आपको भी गर्व होगा। Europe is doing the right geopolitical thing. Nevertheless, moving on, or a free trade agreement with India. So you're going to start seeing Europe and other players. So this is in very many ways, I believe it is Europe's moment. And you are going to start seeing that. And I think we can cope with it fairly well. You need a web of connections. And to miss out in that web some of the largest ones, United States, we already have that, China, India, Mercosur, European Union, that's a mistake. That's not managing your relationships properly. That makes you stronger, makes you more resilient. And then on top of that, दुनिया के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े देश जिस तरह से भारत की बात कर रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट और एजेंसियां अमेरिका को चेता रही हैं कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ट्रंप की गलती से पूरी दुनिया भारत और चीन के सामने लाइन लगाए खड़ी है। सुनिए दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल कंपनी जेपी मॉर्गन के प्रमुख वो क्या कह रहे हैं। I saw part of Carney's speech, and I have a lot of respect for Carney. He did, we're causing some things that may not be good in the long run for America, like, Carney was just in China, and now he's going to go to India. And, आप ये भी देखिए कि जिस ब्रिक्स को लेकर ट्रंप अक्सर भड़कते रहते हैं, वो ब्रिक्स भी लगातार ट्रंप को कैसे क्लियर कट मैसेज दे रहा है। ब्रिक्स में भारत भी है, ब्राजील भी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को फोन करके उनसे बात की। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और पीएम मोदी ने भारत ब्राजील की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा की। लूला दा सिल्वा अगले महीने भारत आने वाले हैं, जहां एआई इंपैक्ट समिट में वो हिस्सा लेंगे। भारत और ब्राजील दोनों वो देश हैं जिन पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा रखा है। अब चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स हो या फिर देश की पॉलिटिक्स, इस वक्त पीएम मोदी जिस तरह के तेवर में है, वो विरोधियों का पैकअप करने के पहले रुकने वाले मूड में लग नहीं रहे। देश के अंदर देखिए, अब आप वो बैक टू बैक चुनाव जीत रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हो या निकाय चुनाव। जिन चुनावों में बीजेपी को दशकों से जीत नहीं मिली, वहां भी नरेंद्र मोदी ने जीत हद दिलाई है। पीएम मोदी इस वक्त अनस्टॉपेबल बन गए हैं। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। केरल में पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया, और पीएम मोदी के रोड शो में कैसे जबरदस्त उनका क्रेज दिखा। केरल में बॉस
जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही है। देखिए जरा एक झलक देखिए। ये तस्वीर वैसे तो केरल में पीएम मोदी के रोड शो की है, लेकिन ये तस्वीर ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि इंडी गठबंधन के 2 ही 3 मजबूत किले रह गए और उन किलों को गिराने में भी नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। एक किला बंगाल जहां ममता बनर्जी हैं, दूसरा केरल में जहां लेफ्ट है और केरल के किले पर कांग्रेस की भी नजर है, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां भी कह रहे हैं कि ना बीजेपी को लाएंगे। ये तस्वीरें और ममता राहुल गांधी दोनों के लिए परेशान करने वाली, क्योंकि बंगाल में तो चुनाव है ही, ममता बनर्जी को अपना गढ़ बचाना है, वहां पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा रखा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा केरल में अपनी जीत के सपने बुने बैठे हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने केरल पहुंचकर वो किया जो राहुल गांधी की रणनीति को झटका दे सकता है। पीएम मोदी आज केरल दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तिरुवनंतपुरम वो जगह है जहां कुछ दिन पहले बीजेपी का मेयर बना है। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी नेता वीवी राजेश मेयर बने। केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। इसलिए आज जब पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में रैली की और बीजेपी के मेयर को गले लगाया, तो वो तस्वीरें चर्चा में आ गई, और ऐसी तस्वीर बहुत कम दिखती है। लेकिन पीएम मोदी इमोशनल हो गए और खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है बॉस। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी चाहती है कि वो जो है बीजेपी का झंडा लहराए, वहां अपना मुख्यमंत्री बनाए, और इसलिए एक मेयर बनना कैसे उसकी शुरुआत है वो नरेंद्र मोदी के इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है। वो भावुक हो गए। सुनिए क्या कहा पीएम ने। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुवनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को मेरा भाषण शुरू करने से पहले बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जय जय नरेंद्र मोदी। केरल में हाल ही में जिस तिरुवनंतपुरम नगर निगम को पहली बार बीजेपी ने जीता, वो 40 साल से वामपंथियों का किला था। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने 101 में से 50 सीटें जीती थी और वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम के पहले बीजेपी मेयर बने। केरल के हालिया निकाय चुनाव में बीजेपी ने 14.7% वोट हासिल किया। निकाय चुनाव में मिले वोट को देखें तो बीजेपी को करीब 6 विधानसभा में बढ़त हासिल है। निकाय चुनाव के वोटों के हिसाब से केरल की 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। करीब 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अहम चुनावी प्लेयर के तौर पर सामने आई। नरेंद्र मोदी की कोशिश यह है कि बीजेपी का प्रभाव केरल की जिन 36 सीटों पर साफ साफ दिखा है, उन 36 सीटों पर फोकस करके केरल का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। इसलिए केरल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबको चौंका सकती है, यह भी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में केरल की त्रिशूर सीट जीतकर पहले ही सबको चौंका दिया था, फिर तिरुवनंतपुरम में मेयर बना दिया है अपना। और यह जो मेहनत है ना, यह एक दिन की नहीं है। आरएसएस केरल में लगातार जमीन पर काम करता रहा। बीजेपी सालों साल मेहनत करती रही, सालों साल हारती रही, मजाक बनता रहा कि भाई केरल में इनका कुछ नहीं होगा, कांग्रेस लेफ्ट चलता है वहां। लेकिन धीरे धीरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले एटीट्यूड से बीजेपी काम करते रही और अब दरार दिख रही।
और इसीलिए नरेंद्र मोदी की यह मेहनत तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं भी हो, जैसे ओडिशा में सालों साल किसी ने नहीं सोचा था कि भाई वहां पर बीजेपी की सरकार आ सकती है। त्रिपुरा में लेफ्ट का किला गिरा दिया, वही अब वो कर रहे हैं। और फिर ये लोग कहते हैं अरे मोदी चुनाव जो है वो चोरी करके जीतते हैं, वोट चोरी करके जीतते हैं। भाई ये मेहनत है इतने दिन की। कई लोगों को लगेगा कि केरल में तो बीजेपी ना कोई बड़ा आधार ही नहीं है उसका, एक तो सांसद है, विधायक तो एक भी नहीं है, तो फिर निकाय चुनाव जीतने से कैसे बीजेपी पूरे राज्य का चुनाव जीतने का सपना देख रही है। इस पर आज पीएम मोदी ने लेफ्ट इकोसिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने गुजरात की कहानी सुनाई और कहा कि साल 1987 तक गुजरात में भी बीजेपी का कोई आधार नहीं था। गुजरात में भी बीजेपी की जीत की कहानी एक निकाय चुनाव की जीत से शुरू हुई थी और आज की डेट में गुजरात में दशकों से बीजेपी की ही पावर है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। इधर पीएम मोदी केरल में जीत का दावा कर रहे हैं, उधर उन्होंने आज केरल से कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक भी लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जिन्ना की पार्टी से भी ज्यादा कम्युनल बता दिया और माओवादियों से भी ज्यादा कम्युनिस्ट बता दिया। सुनिए एक बार। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। यानी केरल में भी नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए एक चैलेंज दे दिया है कि भाई वहां पर जो कांग्रेस और लेफ्ट का शासन रहा है उसको कैसे खत्म करना है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलकर सुनिश्चित करना है। लेकिन एक चैलेंज इधर दूसरा भी चल रहा है। पाठशाला में अगली क्लास, जिन अविमुक्तेश्वरानंद को हथियार बनाकर मोदी को घेर रहा था इंडी, उन्होंने ही राहुल अखिलेश की कैसे क्लास लगा दी। योगी वर्सेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के घमासान में गजब ट्विस्ट, अचानक हालात जज्बात कैसे बदल गए, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त हर तरफ धूम मचा रखी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर देश की पॉलिटिक्स तक में वो धुरंधर की तरह दिख रहे हैं, उसी वक्त आप देखिए कि अविमुक्तेश्वरानंद को अपनी राजनीति का हथियार बनाकर इंडी गठबंधन वाले पीएम मोदी को घेरने में जुटे हुए थे। लेकिन उनका यह हथियार भी फेल हो गया। और यह कैसे हुआ, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा।
क्योंकि मोदी योगी वर्सेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जो लड़ाई बनाई जा रही थी उसमें गजब का ट्विस्ट आ चुका है। अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर मोदी योगी के खिलाफ बातें की जा रही थी, माहौल बनाया जा रहा था, उन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन को लेकर इंडी वालों की क्लास लगा दी। और इसी के साथ यूपी में 2027 में होने वाले चुनावों को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया भाई कि अखिलेश यादव की पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। राहुल गांधी हिंदू हैं ही नहीं, उन्हें राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब बताइए, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इनके लिए, अखिलेश यादव रोज ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे इनके लिए, और यहां हालात जज्बात सब बदल गए। आज आपको बताऊंगा कि ये ट्विस्ट आया कैसे है, लेकिन जो पहले हुआ उसकी एक झलक देखिए। जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। जिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर आज अचानक हालात और जज्बात बदल गए, वो पिछले 5 दिनों से प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठे। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर पालकी पर बैठकर संगम नोज जाने से भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज संगम पर बसंत पंचमी का स्नान भी नहीं किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की इसी नाराजगी को इंडी गठबंधन वालों ने मोदी योगी को घेरने का हथियार बना लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के बहाने यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश शुरू हुई। इसमें अखिलेश यादव सबसे आगे नजर आए। अखिलेश यादव ने मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर हुए बवाल के अगले ही दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की थी। उनके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होने का भरोसा दिया था। इसके बाद उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने प्रयागराज भेज दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक ट्वीट ठोक दिए और सीएम योगी को घेरने की कोशिश की। शायद अखिलेश यादव मान चुके थे कि ऐसा करके 2027 के यूपी चुनाव से पहले वो पीएम मोदी के साथ एकजुट हो चुके हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा देंगे। लेकिन जिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव सियासी फायरिंग कर रहे थे, उन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नमाजवादी बनाकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सुनिए अविमुक्तेश्वरानंद को वो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी के लिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? बेचारे अखिलेश यादव जितना ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे, बात पे बात कर रहे थे, वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनकी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह रहे हैं। अब यह देखिए कि जिस अखिलेश यादव की पार्टी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नमाजवादी कह रहे हैं, उन्होंने कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान को मुद्दा बनाकर मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव ही नहीं, इंडी में उनकी सहयोगी कांग्रेस ने भी खुद को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौनी अमावस्या को हुए बवाल के बाद कांग्रेस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के मुद्दे पर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और इस मुद्दे पर पीएम मोदी और सीएम योगी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक बार पवन खेड़ा का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कैसे कांग्रेस की पूरी सनातन पॉलिटिक्स को फेल कर दिया।
और उल्टे राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल उठा दिया है। लेकिन पहले एक बार पवन खेड़ा को सुनिए। आचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है? आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। पवन खेड़ा जी खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सनातन का सिरमौर बता रहे हैं, आपने सुना? लेकिन आप देखिए कि जिस कांग्रेस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के मुद्दे पर मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा खोला, कांग्रेस नेता बीजेपी को सनातन का सबसे बड़ा विरोधी साबित कर रहे थे, उन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फिर से सनातन विरोधी बता दिया। दरअसल रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति आज अयोध्या दौरे पर पहुंची। समिति के सदस्यों ने राम मंदिर में दर्शन किए। इस समिति में राहुल गांधी भी थे, लेकिन वो समिति के साथ अयोध्या नहीं पहुंचे। ऐसे में आरोप लग रहा है कि क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर राम मंदिर के दर्शन से दूरी बना ली। लेकिन जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से राहुल गांधी के राम मंदिर जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया और दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी को तो राम मंदिर जाने ही नहीं देना चाहिए। तो जो पवन खेड़ा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सनातन का सिरमौर बता रहे थे, वही सिरमौर राहुल गांधी को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। सुनिए एक बार। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं, उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है वो? जी। कैसे? उन्होंने भारत की संसद में खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की थी। मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है कम से कम उस धर्मशास्त्र का तो पालन करता है, आदर करता है, उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने कुंभ में ही उनको नोटिस भेजा था। उसके बाद 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है और आज भी वो बहिष्कृत हैं। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू मानते ही नहीं, उनको राहुल गांधी को वो हिंदू ही नहीं मानते। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी इनको सिरमौर मानती है, तो क्या वो भी मानती है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद